एवरीवन, आज इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सीडेंट एंड मोटर इंश्योरेंस का पार्ट 4 करेंगे, जिसमें मैं आपको पॉलिसी की कुछ कंडीशंस के बारे में बताऊंगी। तो हम स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले पॉलिसी की कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं। जब एक पॉलिसी ली जाती हैं तो उसके अंडर जो भी कंडीशंस हैं जिनको फॉलो करना होता है तो वो कौन कौन सी हो सकती हैं। तो इसमें जो हैं कुछ कंडीशंस हैं, आपको ये नज़र आ रही होगी स्क्रीन पर। सबसे पहले नोटिस टू कंपनी, देन प्रॉमिस ऑफ पेमेंट एंड सब्रोगेशन, इंश्योरर लाइबिलिटी फॉर एफिशिएंट कंडीशन ऑफ व्हीकल, डबल इंश्योरेंस, डिस्प्यूट एंड आर्बिट्रेशन, अबंडनमेंट ऑफ क्लेम, फुलफिलमेंट ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस। एंड एक और कंडीशन आती है इसके अलावा, वैलिडिटी ऑफ पॉलिसी, पॉलिसी की वैलिडिटी। तो हम सबसे पहले बात करते हैं नोटिस टू कंपनी। नोटिस टू कंपनी, ये नोटिस कौन कब किसको देगा। नोटिस जो है कंपनी को इन रिटर्न देना होगा जब भी कोई एक्सीडेंट होता है। जब भी क्लेम हम करना चाहते हैं तो हमें एक नोटिस जो है वो रिटर्न में देना होता है इंश्योर्ड को। जो भी लेटर भेजा जाएगा, जो भी क्लेम होगा, जो भी सम्मन है, जो भी प्रोसेस है, तो उसको प्रॉपरली फॉलो किया जाता है। ठीक है। तो इंश्योर जो होगा, कोई भी अगर क्लेम के लिए कोई लेटर दे रहा है, कोई भी सम्मन वगैरह है, तो वो सब कुछ इन राइटिंग होते हैं और कंपनी को भेजा जाता है। उसके बाद सेकंड आता है प्रॉमिस ऑफ पेमेंट एंड सब्रोगेशन। जो इंश्योर्ड है वो कंपनी की एक्सेप्टेंस के बिना, मतलब इस तरह का वो जब तक कंपनी जो है वो इसके ऊपर एक्सेप्टेड नहीं होती है, एक्सेप्टेंस नहीं देती है, तब तक इंश्योर्ड को किसी भी तरह की पेमेंट की या जो इंडेमनिटी होती है तो उसकी कंपनी के बिना ना तो कोई पेमेंट मिलती है और ना ही कोई इंडेमनिटी मिलती है। तो कंपनी के पास क्या राइट होता है कि उसको पूरे मामले की जांच करने का और क्लेम को मतलब देने का, ठीक है, और जो इंश्योर्ड है उसके अगेंस्ट उसके नाम से मुकदमा चलाने का भी पूरा उसके पास राइट होता है। अगर कंपनी किसी भी क्लेम के निपटारे के बारे में कोई भी पेमेंट करती है और वो जो राशि थी, वो जो अमाउंट थी, वो उस इंश्योरेंस के अंदर मेंशन नहीं थी, तो फिर इंश्योर्ड को क्या करना पड़ेगा, उस अमाउंट को इंश्योरेंस कंपनी को रिटर्न करना होता है। तो इसीलिए प्रॉमिस जो भी पेमेंट के लिए किया जाता है या जो भी सब्रोगेशन होता है वो विदाउट कंसेंट नहीं होता, बिना उनकी आपस की सहमति के बिना नहीं हो सकता। देन नेक्स्ट आता है इंश्योरर लाइबिलिटी फॉर एफिशिएंट कंडीशंस ऑफ व्हीकल। यहाँ पर इंश्योरर की क्या होती है कि जो भी इंश्योर्ड ने जो भी इंश्योरेंस करवाया है तो उसको प्रॉपर सिचुएशन में रखना, उसके लिए जो भी उसको प्रॉपर सिचुएशन में रखने के लिए जो भी नीड है तो उनको पूरा करने के लिए ज़रूरत होती है। कंपनी को किसी भी टाइम पर जो व्हीकल जिसको इंश्योरेंस करवाया गया था या उसका जो अगर कोई पार्ट है, ठीक है, या उसकी किसी पार्ट के बारे में, या जो उसका ड्राइवर है जो उसको चलाता है, या इंश्योर्ड के बारे में, उसके किसी भी वर्कर के बारे में पूरी जांच पड़ताल करने का एक पूरा राइट होता है। तो इंश्योरर जो है उसी कंडीशन में लाइबिलिटी अराइज होगी इंश्योरर के लिए अगर इंश्योर्ड उसको प्रॉपर सिचुएशन में रखता है। तो इसके लिए जो इंश्योरर है वो टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन भी कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है डबल इंश्योरेंस। डबल इंश्योरेंस में क्या होता है, अगर किसी भी क्लेम के समय के टाइम क्या किया जाता है कि जो व्हीकल है उसका डबल इंश्योरेंस करवा लिया जाता है, तो कंपनी जब कंपेंसेशन देगी, जब इंडैम्निफाई करेगी, तो वो अपने प्रोपोर्शन में करेगी। अगर उसका डबल इंश्योरेंस है तो दोनों जो कंपनीज हैं तो एक प्रोपोर्शन में क्लेम को पे करेगी। ठीक है। इसके बाद एक और जो कंडीशन है वो आती है, दैट इज़ पॉलिसी को रद्द करना, कैंसिलेशन ऑफ पॉलिसी। कंपनी क्या कर सकती है, अगर एक इंश्योर्ड पॉलिसी को कैंसिल करवाना चाहता है तो वो 7 दिन का एक नोटिस दे सकता है। कंपनी उस टाइम का प्रीमियम अमाउंट डिडक्ट करके जिस टाइम तक की पॉलिसी को इशू किया गया था तो बाकी जो प्रीमियम की अमाउंट है उसकी पेमेंट कर देगी। कंपनी के पास मिनिमम 100 रुपीज़ तक की जो अमाउंट है वो प्रीमियम अपने पास वो रख सकती है। लेकिन अगर उस व्हीकल का ओनरशिप ट्रांसफ़र हो चुका है तो उस कंडीशन में पॉलिसी को कैंसिल नहीं किया जा सकता। ठीक है, पॉलिसी की कैंसिलेशन नहीं हो सकती हैं। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन आती है
डिस्प्यूट एंड आर्बिट्रेशन, अगर कोई झगड़ा वगैरह हो जाता है, अगर किसी पॉलिसी में जो पेमेंट की जो अमाउंट की पेमेंट होनी है उसके रिगार्डिंग आपस में कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है, कोई आपस में इस तरह का कुछ ऐसा कुछ डिफरेंसेस अराइज हो जाते हैं, कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो फिर ये जो पूरा का पूरा मामला है, जो पूरा का पूरा ये केस होता है, वो एक आर्बिट्रेटर को दिया जाता है, एक तरह से एक मिडलमैन अपॉइंट किया जाता है। जो ये आर्बिट्रेटर अपॉइंट होता है, ये दोनों पार्टीज इन राइटिंग इसको अपॉइंट करते हैं। अगर वो एक सिंगल आर्बिट्रेटर से एग्री नहीं होते हैं विद इन 30 डेज, तो फिर इससे क्या होता है कि जो पूरा का पूरा केस था वो 3 आर्बिट्रेटर के पैनल को हैंड ओवर कर दिया जाता है। तो डिस्प्यूट और आर्बिट्रेशन जो इंश्योर्ड और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में अराइज हुए हैं, तो उनको सॉल्व करने के लिए आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करते हैं, एक मध्यस्थ को अपॉइंट किया जाता है। उसके बाद आता है अबंडनमेंट ऑफ क्लेम, कि दावे का परित्याग करना। अगर किसी इंश्योर्ड के थ्रू किसी क्लेम को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, उसको स्वीकार नहीं किया जाता है, और इसके बाद भी 12 मंथ तक कोई भी केस फाइल नहीं किया जाता है, तो ये माना जाएगा कि उस क्लेम को एक तरह से छोड़ दिया गया है, उसकी अबंडनमेंट हो गई है। फिर उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी को उस क्लेम को पे करने का कोई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी, तो इंश्योर्ड को उस क्लेम को रिसीव करने का राइट नहीं होगा। फुलफिलमेंट ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन, इंश्योर्ड के द्वारा जो भी पॉलिसी की कंडीशंस हैं, जो भी रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, तो उनको फॉलो करने की रिक्वायरमेंट होती है। जिस टाइम आपस में प्रपोजल होता है, तो उस टाइम उसको सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो वो प्रॉपरली वेरीफाई उसको देने चाहिए, मतलब सारी जो इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड कर रहा है वो ट्रू एंड फेयर होनी चाहिए। लास्ट आता है वैलिडिटी ऑफ द पॉलिसी की वैलिडिटी। पॉलिसी का क्या है कि अगर इंश्योर्ड की डेथ हो जाती है तो उसके एकदम बाद पॉलिसी ख़त्म नहीं होती है। ये पॉलिसी जो होती है इंश्योर्ड के डेथ होने के 3 मंथ तक, ठीक है, या पॉलिसी की जो टाइम ड्यूरेशन था उसके एंड होने तक, कि दोनों में से जो भी पहले होता है तब तक इसको वैलिड माना जाता है। तो उस टाइम ड्यूरेशन के जो दौरान क्या होगा, पॉलिसी को ट्रांसफ़र करने का जो राइट होगा उस पर्सन के लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास होगा, ठीक है, उसके एक लीगल जो रिप्रेजेंटेटिव है उसके पास राइट होगा कि वो पॉलिसी को किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकता है। तो इस तरह से कंडीशंस हैं जो पॉलिसी के लिए फॉलो करना मैंडेटरी होता है। इसके बाद हम बात करेंगे जो हमारा कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी हैं, जो पैकेज पॉलिसी होती हैं, इसकी मेन कंडीशंस के बारे में, क्या क्या इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, लॉस और डैमेज टू व्हीकल, लाइबिलिटी टू थर्ड पार्टी एंड मेडिकल एक्सपेंसेस। तो फर्स्ट है कि जब कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी होती है, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो 2 तरह की हो सकती है। एक तो लाइबिलिटी ओनली पॉलिसी होती है जिसके अंदर सिर्फ थर्ड पार्टी के अगेंस्ट जो भी हमारी लाइबिलिटी अराइज होती है तो उसी को इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। लेकिन अगर हम एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी की बात करें, एक पैकेज पॉलिसी की बात करें, तो इसके नाम से क्लियर है कि बहुत वास्ट टर्म है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है, बहुत बड़ा पैकेज होता है। तो इस पैकेज के अंदर हम क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं, किस किस के लिए बेनिफिट जो है वो इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योर्ड ले सकता है। तो बेसिकली इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, लॉस और डैमेज टू व्हीकल, लाइबिलिटी टू थर्ड पार्टी और मेडिकल एक्सपेंसेस हो सकते हैं। तो इन सब के लिए क्लेम किया जा सकता है। तो पहले हम बात करते हैं लॉस और डैमेज टू व्हीकल, कि अगर अपने ही व्हीकल को लॉस या डैमेज हो जाता है तो उसके लिए भी हम क्लेम कर सकते हैं। तो इसमें क्या क्या कवर होता है अगर अपने ही व्हीकल को लॉस होगा। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी के अंदर जो पेरिल्स होते हैं, जो रिस्क होते हैं, वो कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले अगर कोई एक्सीडेंटल डैमेजेस हुआ है जो एक्सटर्नल मींस की वजह से है, बाहर की वजह से हुआ है, फिर आग लगने की वजह से, एक्सप्लोजन होने की वजह से, इम्प्लोजन हो सकता है, या कुछ ऐसा विस्फोट होने की वजह से हो सकता है। तो अगर इनसे कोई हमारे अपने व्हीकल को नुकसान पहुंचता है तो उसकी भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करेगी। नेचुरल कैलामिटीज़ जैसे फ्लड है, हरिकेन हो सकता है, तूफ़ान वगैरह का आना, साइक्लोन का आना, तो ये भी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में आते हैं।
देन अगर रास्ते में, रोड में, रेलवेज़ में, इनलैंड वाटरवेज़ में अगर नुकसान हो जाता है हमारे व्हीकल को, तो वो भी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी के अंदर इंक्लूड किया जाता है। टेररिज्म की वजह से लॉस हो सकता है, स्ट्राइक, लॉकआउट स्ट्राइक और रोइट की वजह से हो सकता है, चोरी हो जाना या हाउस ब्रेकिंग की वजह से हो सकता है, अर्थक्वेक वगैरह की वजह से हो सकता है, लैंडस्लाइड्स, रॉक स्लाइड्स की वजह से भी लॉस हो सकता है। अब वो देखेंगे कि जो इस पॉलिसी के अंदर इंक्लूड नहीं की जाती हैं, जो कंडीशंस इस पॉलिसी में कवर नहीं होती हैं, तो वो क्या क्या हो सकती हैं। वियर एंड टीयर एंड डेप्रिसिएशन आता है। अगर एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो वो भी हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे अगर कोई लॉस इसकी वजह से होता है। अगर एक्सीडेंट जो है जियोग्राफिकल लिमिट के बाहर हुआ है, जैसे लिमिट जो है लाइक बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव्स, अगर इनके लिए भी हमें बेनिफिट लेना है तो इसके लिए हमें एक्स्ट्रा प्रीमियम को पे करना पड़ेगा। दैन मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन हो सकता है, फेलियर या ब्रेकेज वगैरह हो सकते हैं, तो उनके लिए भी क्लेम नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये एक्सेप्शनल है कि जिनके लिए क्लेम नहीं किया जा सकता। अगर व्हीकल खुद चोरी नहीं हुआ है, ठीक है, इसकी एसेसरीज वगैरह चोरी हो गई हैं, ठीक है, और कॉन्सिक्वेंशियल लॉसेस जो होते हैं और कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी, तो इनको जो है हम कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, एक टर्म यूज़ होती है टोइंग चार्जेस। ये टोइंग चार्जेस क्या होते हैं, इंश्योरेंस कंपनी टोइंग चार्जेस को भी कवर करती हैं। तो टोइंग चार्जेस जैसे जहाँ पर हमारा व्हीकल ख़राब हुआ है तो उसको उस प्लेस पर पहुँचाना जहाँ पर हम इसको ठीक करवा सके, हम इसको रिपेयर करवा सके। चार्जेस के अंदर हम इंक्लूड करते हैं कि अगर व्हीकल डिसेबल हो जाता है डैमेज होने की वजह से और उस डैमेज की वजह से होता है जिसको इंश्योरेंस पॉलिसी के अंडर कवर किया गया है, तो इंश्योरर को उस व्हीकल को प्रोटेक्ट करने की कॉस्ट को और उसको नियरेस्ट गैराज तक ले जाने की जो कॉस्ट है, तो वो इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू उसको बियर किया जाएगा। इंश्योर्ड को एक रीज़नेबल कॉस्ट जो होती है वो इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू पे की जाती है और इसकी जो लिमिट है वो 1500 रुपये तक हो सकती है कार्स के केस में। ठीक है, तो टोइंग चार्जेस जो होते हैं ये भी इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू बियर किए जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे जो सेकंड टाइप का कंडीशन है जो कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज़ में आती हैं, लायबिलिटी टू थर्ड पार्टी। तो थर्ड पार्टी को जो भी, थर्ड पार्टी का मतलब यहाँ पर क्या है, पहले तो हम लोग यही समझते हैं कि थर्ड पार्टी का मतलब क्या है। थर्ड पार्टी कौन होती है, हु इज़ थर्ड पार्टी। तो इसमें मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में सेक्शन 145 में थर्ड पार्टी को डिफ़ाइन किया गया है। थर्ड पार्टी में गवर्नमेंट को भी इंक्लूड किया जाता है। थर्ड पार्टी में कोई भी पर्सन इंक्लूड हो सकता है अदर देन द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ टू द इंश्योरेंस पॉलिसी। जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ है उनके अलावा कोई भी पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी के अंदर इंक्लूड होता है। बी इट ए पर्सन ट्रैवलिंग इन अनदर व्हीकल, ठीक है, कोई हमारे किसी और व्हीकल में ट्रैवल कर रहा है, कोई रोड पर वॉक कर रहा है, कोई व्हीकल कोई पैसेंजर वगैरह है किसी व्हीकल में, ठीक है, किसी व्हीकल के अंदर अगर कोई पैसेंजर है तो वो ये सब जो होते हैं वो इंश्योरेंस पॉलिसी के सब्जेक्ट मैटर होते हैं। तो थर्ड पार्टी के लिए जो लायबिलिटी होती है तो उसके लिए क्लेम इंश्योरेंस कंपनी पे करती हैं। थर्ड पार्टी को अगर कोई बॉडली इंजरी हो जाती है, इवन अगर उसकी डेथ हो जाती है, तो इसमें जो भी पूरा डैमेज होगा, उसकी प्रॉपर्टी का अगर कोई डैमेज हो जाता है या कोई लीगल एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं, तो ये सब जो होते हैं वो इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू बियर किए जाते हैं। लेकिन इस क्लॉज में भी कुछ चीज़ें हैं, कुछ केसेस हैं जो इसमें कवर नहीं होते हैं। अगर जैसे हमारे अगर एम्प्लॉई हैं, ठीक है, उन्होंने कोई व्हीकल वगैरह हायर पे लिया हुआ है या भाड़े वगैरह पर लिया हुआ है, तो उसके लिए इसमें हम कवर नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे जो नेक्स्ट क्लोज आता है, नेक्स्ट कंडीशन आती हैं हमारी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी की, वो है मेडिकल एक्सपेंसेस। तो मेडिकल पेमेंट्स जो होती हैं ये भी ऑटो इंश्योरेंस पॉलिसी का पार्ट होता है। इससे आपके और आपके जो पैसेंजर्स होते हैं उनके मेडिकल एक्सपेंसेस को बियर किया जाता है। अगर आपका किसी कार में एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो उस कंडीशन में जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट हम लेते हैं तो उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देती हैं। ये जो कवरेज है ये ऑप्शनल होता है और ये हर एक स्टेट में अवेलेबल नहीं होता।
लेकिन यहाँ पर भी कुछ रिक्वायरमेंट है। एक तो ये जो एक्सपेंसेस हैं उनका हमने बॉडीली इंजरीज़ में, मतलब अगर एक्सीडेंट्स की वजह से जो बॉडीली इंजरीज़ हुई हैं तो उनके ट्रीटमेंट पर हमने वो खर्चा किया है। जो इंजरी का जो कॉज था वो अपना वायलेंट एक्सीडेंट होना ज़रूरी है। एक्सीडेंट का मतलब ये या तो किसी एक्सटर्नल रीज़न की वजह से हुआ हो, विजिबल जो नज़र आ रहा हो, उसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ है। डैमेजेस कैसे पे किए जाते हैं, कितने अमाउंट को पे किया जाएगा, तो प्रॉपरली जो मेडिकल ट्रीटमेंट हुआ है उसके जो बिल्स होते हैं, उसके जो वाउचर वगैरह होते हैं, तो उनको प्रेजेंट करना होता है। इसके बाद ही इंश्योरेंस कंपनी ये सारा का सारा जो क्लेम है वो इंश्योर्ड को पे करती हैं। तो नॉर्मली क्या है कि इंश्योरेंस कंपनी किस किस के अगेंस्ट क्लेम को पे नहीं करेगी, तो सेम पहले की तरह है कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है, उनको उसके लिए क्लेम नहीं किया जाता। लीगल लायबिलिटीज़, अगर एक्सीडेंट जियोग्राफिकल एरिया के बाहर हुआ है, एक्सीडेंट निगलिजेंस की वजह से हुआ है, मोटर कार का हमने गलत यूज़ किया है, मतलब ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, एक्सीडेंट जो है वो ओनरशिप चेंज होने के बाद हुआ है, तो इन सब के लिए फिर इंश्योरेंस कंपनी लायबल नहीं होती हैं। तो कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज़ में बेसिकली 3 तरह के क्लोजेज आते हैं। सबसे पहला ओन जो डैमेज होगा, अपनी खुद की गाड़ी को जो डैमेज होता है, थर्ड पार्टी को जो नुकसान हो सकता है हमारी वजह से, और मेडिकल एक्सपेंसेस, तो इन सबको कंपनसेट इंश्योरेंस कंपनी करती है इंश्योर्ड को। होती हैं जो मोटर इंश्योरेंस के अंदर इंक्लूड है, और कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी के अंदर कौन कौन सी कंडीशंस हैं, तो आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने ये समझा। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।